आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सबों का स्वागत है। आज से हम अपना एक खास कार्यक्रम और नया कार्यक्रम को लेकर, मैं हूं राम, और आज से जो हम नए कार्यक्रम को लेकर आए हैं, इस कार्यक्रम का नाम है शख्सियत। शख्सियत जो शब्द से ही आपको पता चल रहा है, शहर के वैसे जाने माने लोग या वैसे अनजाने लोग जिन्हें आप न जानते हो, उनसे आपका एक परिचय करवाएंगे और किस प्रकार से वो शहर में अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर ले जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज मधुपुर में युवा कवि की तौर पर में उभर रहे हैं दीपांशु सिंह, जिन्हें प्यार से हम सभी छोटू भी कहते हैं। तो दीपांशु जी, आपका स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपको बधाई, जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिवस की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया, आपको और आपकी पूरी टीम को मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, और मधुपुर की पूरी जनता को दिल से आभार कि उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि उनके उम्मीद में बरकरार रहूं। बिल्कुल बिल्कुल। छोटू जी, जैसे कि आप हम जैसा जानते हैं कि आप मधुपुर में ही पढ़े बढ़े, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से आपने पढ़ाई की, तो 10th पास करने के बाद आपके मन में क्या था, आप क्या बनना चाहते थे, और अभी जिस फील्ड में आप हैं, क्या आपकी लक्ष्य ये थी या कुछ और सोचे थे? नहीं, मैं 9th से लिखने लग गया था थोड़ा बहुत, और 9th क्लास से ही मैं लिखने लग गया था। उसको कविता नहीं बोल सकते, लेकिन लिखने लग गया था। और उस समय मेरे मन में, जब मैं 10वीं में गया, तो मेरे मन में आ गया था कि इसी फील्ड में जाऊँगा, आगे बढ़ूँगा। घर वालों का, जैसा कि सभी घर वालों का मन होता है कि ऐसा कुछ हो जिसमें सुरक्षित हो बच्चे का भविष्य। तो घर में मन था कि या तो मैं BCA कर लूँ या BTech कर लूँ, बट मुझे दोनों में से इंटरेस्ट नहीं था। बहुत दीदी का ये भी मन था कि बायोटेक कर लो, क्योंकि मेरा बायोलॉजी अच्छा था और मेरा कंप्यूटर भी अच्छा था। तो घर वालों का मन था कि आप ये इसमें कुछ कर ले, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इसमें, मुझे अच्छा लगता है, मैं कविता के क्षेत्र में ही आगे बढ़ूँगा और इसी में कुछ चलिए, तो आप कविता लिखने लगे थे, तो ये लिखने की चाहत आपके अंदर ये कैसे पैदा हुई? ये बस मेरे मन में बचपन से था। आप कहते हैं ना कि अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, समाजशास्त्र, तो उसमें बताया जाता है कि आप कुछ भी बनते हैं तो आप अपने से नहीं बनते हैं, वो आपके आसपास का माहौल रहता है। तो मैं बचपन में था, तो मेरे चचेरे मामा जी वो भी कविताएं लिखते हैं, और उन्होंने कुछ अंगिका के एल्बम भी लिखे हैं। अच्छा। और मेरे घर में भी ऐसा माहौल था साहित्य के। मेरे बड़े मामा जी भी प्रोफेसर थे, मेरे पिताजी इंग्लिश लिटरेचर से MA हैं। तो इस तरह का माहौल था। मतलब बचपन से जब मैं नानी घर जाता था, तो शेक्सपियर का फोटो सामने रहता था। उनके यहाँ जाता था तो रामधारी सिंह दिनकर का फोटो, रामलिंग बेनीपुरी का फोटो रहता था। तो मन में कहीं ना कहीं ये आता था कि ये लोग हैं कौन, और क्यों इनका इतना बड़ा फोटो है, क्यों लोग इतना मानते हैं, क्यों सराहते हैं। और मैंने साहित्य में रुचि बचपन से थी। मैंने उपन्यास पहला गोदान मैंने पढ़ा था प्रेमचंद का, वो मैंने 3री कक्षा में पढ़ा था। आप सोच सकते हैं 3री कक्षा का बच्चा 350 पेज का गोदान पढ़ता। तो लिटरेचर में इंटरेस्ट बचपन से था मेरा। चलिए, तो बिल्कुल जो आसपास का माहौल, वातावरण होता है, उसका असर ज़रूर हमारे ऊपर पड़ता है। और आपके पिताजी भी शिक्षक हैं, बड़े भाई भी आपके प्रशिक्षित हो चुके हैं, टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए हैं, बहन भी आपकी पढ़ रही, तो ज़रूर कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट आपको हुआ और आप इस क्षेत्र में आए। तो पहला दौर वो कब आया जब आप मंच पर गए और मंच पर पहली बार आपने कविता पाठ किया और आपके अंदर एक अलग उत्साह जगा? जी, मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था। तो आप जैसा कि उस वक्त तो मंच में पढ़ने लायक था नहीं कुछ, लेकिन पहली बार मैं मंच पे अगर, तो एक टाटा मोटर्स का टैलेंट हंट कार्यक्रम था रांची में। तो टाटा मोटर्स के वहीं पे मेन रोड में कार्यक्रम हो, उसमें आप कोई भी टैलेंट पेश कर सकते हैं। पहला मंच मेरा वही था, लेकिन जो पारंपरिक मंच होता है कवि सम्मेलन का,
वो मैंने 16 जून 2016 को मैंने धनबाद में किया है, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का कार्यक्रम, पहला कवि सम्मेलन। चलिए उसके बाद फिर आपके कविताओं का दौर, मंच का दौर जारी रहा और काफ़ी सारे सम्मान भी आपको मिले हैं। तो कविताओं में तो बहुत सारा फिर क्षेत्र है उसका, वीर रस की कविताएं होती है, श्रृंगार रस की, तो आपको सबसे अधिक किस क्षेत्र में रुचि है? मुझे रुचि है, मैंने सामाजिक कविताएं अब लिखना शुरू किया, लेकिन मैंने शुरू में श्रृंगार की कविताएं अधिक लिखी हैं और अभी मैं सामाजिक कविताएं सामाजिक परिवेश में लिखता हूँ, उसे ओज भी कह सकते हैं, इससे उत्साह बढ़ता है। चलिए, तो आप अपना आदर्श किन कवियों को, कई सारे हमारे देश में कवि हुए जिन्होंने पत्रकारिता भी की, कवि भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भी विख्यात हुए, वैसे तो आपके आदर्श कौन है? आप किन्हें अपना आदर्श मानते हैं और किनकी जैसी कविताएं आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं? किनकी कविताएं? मैं आदर्श अगर आप बोलेंगे जितने भी कवि हैं, ऐसे तो आदर्श जीवन में बहुत सारे होते हैं, एक का नाम लेना कठिन है, लेकिन आदर्श मैं रामधारी सिंह को मानता हूँ। उनका जीवन और उनका संघर्ष मुझे बहुत प्रभावित करता है। उनकी कोई 4 पंक्तियाँ जो आपको सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करती हैं? उनकी तो कई सारी पंक्तियाँ हैं, रश्मिरथी की या आप कुरुक्षेत्र के ले लें, तो 4 पंक्तियाँ मैं आपसे 4 पंक्तियाँ सुनना चाहूँगा। मेरी पसंदीदा अगर आप कहें तो ये है कि उर्वशी की पंक्तियाँ हैं, जब आप मतलब इसमें ये है कि जो पुरुष होता है वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन अगर वो प्रेम में है तो उसके सामने सब हार जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि वो जो पुरुष है, पुरुरवा अपने समय का सबसे शक्तिशाली पुरुष था और उर्वशी आज तक की सबसे सुंदर महिला मानी जाती है जी। तो उनको वो प्रपोज करते हैं और किस तरह से करते हैं, रामधारी दिनकर की शब्द शैली देखें आप, और मुंबई के लोगों को भी, और वो जो भोजपुरी के नाम पे अश्लीलता बेच रहे हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि आप किस बड़े कवि के राज्य में जन्मे। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं उर्वशी में कि पुरुरवा अपने बारे में बता रहा है कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, मर्त्य मानव के विजय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर तन जलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है। अब मजबूर हो रहा है इतना बौद्धशाली व्यक्ति, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। अब देखिए मजबूर हो जाता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज की मेढ़ के बाण से, जीत लेती रूसी नारी उसे मुस्कान से। और देखिए प्रेम की पराकाष्ठा पे कवि लिख रहा है और अश्लीलता नहीं आई, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान। ये पंक्तियां सुनिएगा आपके दिल को, मैं तो आप समझ जाएंगे तो आपको याद रह जाएगी। मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण की सर में उतरना चाहता हूँ। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल जो आपने बताई, जो दिनकर जी ने लिखा, कहीं कोई अश्लीलता नहीं, लेकिन आज के जो युवा गायक हैं या जो गीत लिखते हैं वो गायक हैं, भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है हमारे बिहार राज्य की, और उसमें अश्लीलता परोस कर एक मार्केटिंग के तौर पर में उसको ये किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये गलत है, इसे रोकना चाहिए। और आप जैसे युवा ही इसको रोक पाएंगे। और फिर जैसे जैसे दौर आगे बढ़ते चला, फिर आपने जब शुरुआत की, कई पंक्तियां मैंने आपकी सुनी है कि काफ़ी अच्छी प्यार मोहब्बत की पंक्तियां जो आप प्रायः अक्सर गुनगुनाया करते थे, तो मैं चाहूँगा ज़रा 2-4 पंक्तियां आप वो भी सुनाएं, हमें, हमारे दर्शकों को सुनाएं जो जरूर से। जी, एक है कि इसमें सुनिएगा कि मेरे दिल में बसती है जो तेरी प्रेम निशानी है, मेरे दिल में बसती है जो तेरी प्रेम निशानी है, सभी प्रेम कहानी से बढ़कर अपनी प्रेम कहानी है, सभी प्रेम कहानी से बढ़कर अपनी प्रेम कहानी है, याद करेगी पूरी दुनिया, याद करेगी पूरी दुनिया हम दोनों के किस्से को, याद करेगी पूरी दुनिया हम दोनों के किस्से को, मैं हूँ कृष्ण कन्हैया तेरा तू मेरी राधा रानी, मैं हूँ कृष्ण। वाह वाह वाह, कन्हैया तेरा तू मेरी राधा रानी है, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, और आपने कहा कि अब आपका दौर बदल चुका है, धीरे धीरे आप सामाजिक कविताएं लिखने लगे हैं,
तो अभी नई सामाजिक कविता आपकी कौन सी जो हाल ही में आपने जिसकी रचना की है, जो आपने लिखी है? सामाजिक कविताएं तो मैंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन सबसे अधिक कुछ कविताएं जो पसंद आई हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये मैं कहीं भी कवि सम्मेलन, मुझे इस कविता ये 4 पंक्तियों से कई कवि सम्मेलन मुझे मिले और कई बड़े वाह, कवि वाह, सम्मेलन, वाह। तो वो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि समय की अपनी पाबंदी है। तो बिल्कुल, इसमें कविताएं सुनिएगा, ये 4 पंक्तियाँ कि मैं प्रश्न फेंकता हूँ तो वो जवाब फेंकते हैं, मैं वाह। प्रश्न फेंकता हूँ तो वो जवाब फेंकते हैं। कुछ नेता देश में लाजवाब फेंकते हैं, कुछ वाह, वाह, नेता गजब, देश गजब। में लाजवाब फेंकते हैं। हे ईश्वर, अब आपकी संजीदगी देखना चाहता हूँ। हे ईश्वर उन दरिद्रों को कभी 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 प्रेम ना मिले। हे ईश्वर उन दरिद्रों को कभी प्रेम ना मिले जो बहन बेटियों पे तेजाब फेंकते हैं, जो बहन वाह, बेटियों क्या पे बात तेजाब कही है। फेंकते हैं। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। खूब, लाजवाब। आग लगा दी कि ये कविताएं आपकी, और बहुत सुंदर, अभी तक का सबसे लाजवाब कविता मुझे लगा ये। जी। और अगर मैं कहूँ तो हमारे पसंदीदा कवि अभी जो उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने कवियों को सम्मान दिलाया, और जो कवि कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे थे, और कवियों को एक तरह से रोजगार परक उनकी कविताओं को भी बनाया, कुमार विश्वास जी। तो वो उनकी कविताएं मुझे काफ़ी भाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर 2-4 पंक्तियां आप उनकी मशहूर कविताओं का अगर गायन करें तो वो भी हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। जी, कुमार सर का ये तो आभार है कि उन्होंने कवि सम्मेलन में, एक समय ये था कि कवियों को धर्मशाला में रखा जाता था और 200-500 रुपये से अधिक किसी को नहीं मिलता था, बिल्कुल मानदेय के नाम पर। लेकिन कुमार विश्वास ने ये किया कि आज कभी चार्टर्ड प्लेन से भी जा रहे हैं, बिजनेस क्लास से भी जा रहे हैं, 7 स्टार में भी रह रहे हैं और लाखों की पेमेंट भी ले रहे हैं। वो जैसे नए कवियों को, जिन्हें कविता की कौ भी नहीं अभी पता है और बहुत कम अभी जान पाए हूँ, पढ़ पाए हूँ, कोशिश में हूँ, उनको इतना, जब कवि सम्मेलन का दौर रहता है, जब कवि सम्मेलन चलता है, तो मेरे पास इतना अभी इज्जत मिल जाते हैं, 5 स्टार में रहने का, हजारों का पेमेंट मिल जाता है कि मैं अच्छे से कहीं भी रह सकता हूँ। इतना सम्मान और इतना जो आपका एक कवियों को सेलिब्रिटी वाला लाइफ जीने देना, तो इसके लिए कुमार भैया का पूरा देश आभार रहेगा, कवि समाज आभार रहेगा। लोग अपने बारे में, उनके बारे में कुछ भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। बिल्कुल, उन्होंने जो कवियों को सम्मान दिलाया है, वो कवि समाज उनके लिए सदा आभारी रहेगा। हम जैसे युवा कवियों को, उनके चलते ही हम लोगों ने सोचा कि कवि सम्मेलन इस क्षेत्र में आए, और ऐसे कोई कवि सम्मेलन में कैरियर नहीं बनता। आप कविताएं लिख रहे हो, आप चाहे फिल्मी गाने भी लिख रहे हैं, लेकिन कवि सम्मेलन आप गाने लिख रहे हैं, तो आपको ये कवि सम्मेलन में आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें मैं अपना घर चला पाऊंगा। और आज कवि सम्मेलन करके लोग अच्छे से अच्छा जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। तो कुमार भैया की मुझे और बहुत सारी कविताएं याद हैं, तो मैं एक कविता सुना देता हूँ कि आप जिसका इशारा कर रहे हैं कि दीवाना कहता है, आप कह रहे हैं, तो मैं वही सुना देता हूँ, ठीक है? उनकी ऐसी आवाज़ तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। बहुत खूब। तो ज़रूर कविताएं, आज कवियों का सम्मान और कविताओं को इतनी प्रतिष्ठा आज बिल्कुल कुमार जी की ही देन है, और बिल्कुल पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व ही उनका चहेता बन चुका है। तो आप इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहें और अपने भविष्य में भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और फिलहाल अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? मैं वर्तमान में अभी पीजी कर रहा हूँ हिंदी से जी, मास्टर की डिग्री ले रहा हूँ, और 1-2 ऑनलाइन भी काम भी कर रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग वगैरह का। ये लॉकडाउन में शुरू किया है, और क्योंकि और पहले कभी सम्मेलन था तो उसमें भी ठीक ठाक था, तो अभी जब तक है तो ये कर रहा हूँ। और जीवन में अभी यही सोचा हूँ कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद रहेगा, आप सबका सहयोग रहेगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा।
एक व्यक्ति को मैंने शुरू में ही कहा कि उससे नहीं बनता, उससे समाज बनाता है, अच्छे बिल्कुल, आसपास बिल्कुल। और क्या अपेक्षाएं मधुपुर वासियों से, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? मधुपुर वासियों से देखिए कि पहले जब तक मधुपुर में मैंने कविताएं नहीं सुनाई थी तो मुझे ये भ्रम था, क्योंकि और बहुत सारे लोग ऐसा बोले भी थे कि यहाँ कविताएं नहीं सुनी जाती अच्छे से तरीके से जैसा सुनना चाहिए। लेकिन जब मैंने पहली बार कविताएं सुनी थी, आप भी उसमें थे, आपने ही संचालन किया था अटल जी के कार्यक्रम में, अटल जी के नाम पे कार्यक्रम था, तो उस कवि सम्मेलन में मुझे ये भ्रम मेरा टूटा और कई सारे लोगों का भ्रम टूटा कि मधुपुर में कविताएं बहुत अच्छे से सुनी जाती है, बस आपको सुनाना आना चाहिए। मधुपुर एस.एच. बिहारी का शहर है, जिन्होंने इशारों में दिल लेने वाले और गजरा मोहब्बत वाले जैसा गाना लिखा है। मधुपुर डॉक्टर उत्तम पीयूष ऐसे विद्वान का शहर है। तो अगर यहाँ कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि कविताएं नहीं सुनी जाती तो वो व्यक्ति को कविताएं का ज्ञान कम है, मुझे ये लगता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मधुपुर में जन्म लिए हैं और अगर यहाँ कविताएं नहीं सुनी जाएगी तो कहीं नहीं सुनी जाएगी। ये साहित्य और संस्कृति का ही क्षेत्र है, यहाँ कई ऐसे विद्वान हुए हैं। चलिए, तो और अब जाते जाते आपसे और भी बात करने का मन था, लेकिन समय काफ़ी कम है, लेकिन फिर अगले कई मुलाकात में आपसे फिर बातें करूंगा और मैं कुछ सीखना चाहूँगा कि आप कविताएं कैसे लिखते हैं, या फिर वैसे युवाओं को एक तरह से ट्रेनिंग, आपके माध्यम से एक ट्रेनिंग का भी एक दिन का रखूँगा, आधे घंटे का समय वैसा, जिसमें आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे किस प्रकार से अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कैसे आएँ। तो इसको लेकर के एक अलग कार्यक्रम मैं करूँगा। लेकिन आज आपका जन्मदिन था, आज आप सेलिब्रेट भी करेंगे, काफ़ी बिजी शेड्यूल आपका है, तो आप अपने परिवार के साथ ज़रूर आज के दिन को ये करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दीजिए हमें, और सबसे पहले आपको धन्यवाद। तो आप सबों को आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दीपांशु जी, जो कि काफ़ी कम उम्र से कविताओं को लिखने लगे और काफ़ी कम उम्र में ही मंच पर पढ़कर लोगों को कविता का पाठ कर उनको आकर्षित अपने ओर किए, और काफ़ी अच्छा इनका कविता पाठ होता है, लोग काफ़ी मंत्रमुग्ध होते हैं। मधुपुर में ऐसे 2-4 नए युवा हैं जो कि कविताओं के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, जिनमें दीपांशु सिंह भी एक नाम है, एक विवेकानंद नाम है, और भी कई ऐसे युवा हैं। लेकिन हम सबों से बारी बारी आपका परिचय कराते रहेंगे और यह हमारा कार्यक्रम अब निरंतर चलता रहेगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।